हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन। ठीक है, हमने पिछले वीडियो 5 वीडियो हो चुके हैं इसके, अगर आपने वो नहीं देखे अभी तक तो देख लीजिएगा और आप एक चैन की भांति अपने नोट्स से पूरे तैयार कर सकते हैं। और मैं बता दूँ आपको कि ये नोट्स किस लेवल के नोट्स है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड लेवल शिक्षक भर्ती जितनी भी भर्तियाँ शिक्षक भर्तियाँ उनके लिए भर्ती महत्वपूर्ण और यूपीएससी मतलब यूपीएससी के लेवल के नोट्स है ये। ठीक है ना। और मैं बता दूँ एनसीईआरटी और उसमें गणपत प्रोफेसर है उनके जो मिश्रित नोट्स है ना उनका ये रूप किया गया। ठीक है, बहुत मेहनत लगी दोस्तों। अगर ये कंटेंट अच्छा लगता है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक जीवन की। स्टुअर्ट पिक्ट, देखिए पिक्ट है इसका नाम पूरा, स्टुअर्ट पिक्ट ये प्रथम व्यक्ति थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ये पिक्ट ना प्रथम व्यक्ति थे जो राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया। ठीक है, राजनीतिक जीवन कैसा था इस प्रकार का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, पिक्ट ने। ठीक है, पिक्ट याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं पिक्ट व बॉसम ये क्या कहते हैं कि यहाँ पर शक्ति थी ना वो पुरोहित वर्ग के पास हुआ करती थी। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना उनका जो प्रमुख जो प्रशासन करता था, प्रशासक होता था ना वो पुरोहित वर्ग था। ये इसके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ना इसको राजधानी बताया। ठीक है, इस पिक्ट ने ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को प्रथम राजधानी और दूसरी राजधानी बताया। ठीक है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी। और राजधानी की बात करें तो डॉक्टर शर्मा ने कालीगंगा को तीसरी राजधानी का, कालीगंगा सभ्यता। ठीक है, कालीगंगा सभ्यता का डॉक्टर जो दशरथ शर्मा है इन्होंने कालीगंगा को तीसरी राजधानी का, और इन डॉक्टर जो दशरथ शर्मा है इनका जो समर्थक करते हैं वो है रंगनाथ राव। ठीक है, इसके बाद देखिए राजनीतिक जीवन में जो आर एस शर्मा है वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर शासन है ना वो वाणिज्य वर्ग करता था, क्योंकि यहाँ पर जो ये सभ्यता थी वो व्यापारिक सभ्यता थी। मतलब जो व्यापार करने वाले लोग होते थे ना वो यहाँ पर शासन करते थे मतलब समाज पर। ये कहते हैं आर एस शर्मा। ठीक है, बाद में वहीलर कहते हैं कि यहाँ जनतंत्र था। जनतंत्र मतलब जनता का तंत्र, यानी जनता खुद अपना एक प्रतिनिधि चुनती और वहाँ पर शासन करता था। इसके बाद देखें बीबीलाल कहते हैं कि ये स्वतंत्र थे, मतलब अपने मतलब एक सभी लोग ना जितने भी वर्ग थे सिंधु घाटी सभ्यता के वो सभी स्वतंत्र थे, मतलब अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति हुआ करते थे, इन पर कोई भी शासन नहीं करता था। ऐसा कौन कहते हैं, बीबीलाल। इस बात देखिए मेके अनिष्ट, मेके पुराना इनका ये कहते हैं जनतंत्र था यहाँ पर। वहीलर ने ये बात की और इन्होंने भी ये कहा कि जनतंत्र था। इसका समर्थक है वो जो हंटर है वो करते हैं। ठीक है, फिर देखें केन्योर है ना ये बोलते हैं कि यहाँ पर सामूहिक शासन था। सामूहिक मतलब यहाँ पर देखिए पुरोहित वर्ग हुआ करता था, कुलीन वर्ग हुआ करता था, व्यापारी वर्ग हुआ करता था, ये सभी मिलकर के यहाँ पर सामूहिक शासन करते थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि फेयर सर्विस है इन्होंने क्या कहा। फेयर सर्विस है इन्होंने कहा कि ग्राम प्रशासक द्वारा संचालित हुआ करता था यहाँ पर। मतलब गांव में मतलब आज के समाज में अगर देखें तो एक गांव में जो सरपंच होता है उसके द्वारा यहाँ पर संचालन किया जाता था। ये बीबीलाल ने एक बात कही थी। देखिए बीबीलाल ने क्या कहा, यहाँ पर बीबीलाल की बात करें हम तो बीबीलाल ने कहा स्वतंत्र है, तो बीबीलाल ने यहाँ पर एक बात और कही थी कि यहाँ पर मतलब महाजनपद काल की तरह यहाँ पर भी राज्य हुआ करते थे। इसी बात है बीबीलाल ने। और मेके ने कहा कि जनप्रतिनिधि सरकार थी और जनता का एक प्रतिनिधि होता था। ठीक है, जनता प्रतिनिधि चुनती थी अपना। उसके बाद देखते हैं तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। अब देखिए नगरों के आधार पर समाज का स्तरीकरण किया गया था। अब देखिए यहाँ पर बौद्धिक वर्ग हुआ करता था, योद्धा वर्ग हुआ करता था, व्यापारिक वर्ग हुआ करता था और मजदूर वर्ग, ये प्रमुख 4 वर्ग हुआ करते थे। इससे नगरों के आधार पर इसका अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर मातृस्थात्मक समाज था। अब इसका कारण क्या देखिए, मातृस्थात्मक समाज होने के कारण ये है कि माता देवी की मूर्तियां अधिक प्राप्त हुई है यहाँ से। ये इसका हमें प्रमाण मिलता है कि माता देवी की अधिक मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है। इस कारण इसको मानते हैं कि मातृस्थात्मक समाज था। जैसे वैदिक सभ्यता है वो पितृस्थात्मक थी, लेकिन ये मातृस्थात्मक सभ्यता है। इसके बाद क्या इसमें मिलता है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। इस कारण हमें ये भी पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति थी वो भी यहाँ पर अच्छी हुआ करती थी। अब किस कारण हमें ये कैसे कह सकते हैं, तो ये जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ सबसे ज़्यादा हमें आभूषण व प्रसाधन की सामग्रियाँ प्राप्त हुई है, जिससे हमें अनुमान लगाती है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। इस कारण इसको मातृस्थात्मक समाज कहते हैं। अब आभूषण और प्रसाधन सामग्री हमें कहाँ से प्राप्त हुई है वो देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले, याद रखिएगा। श्रृंगार बॉक्स, अंडाकार चूड़ी, सोने के जो हार है वो हमें हड़प्पा से मिला है। उसके बाद शॉपिंग मॉल के अवशेष हमें सुकोटरा से प्राप्त हुआ। लिपस्टिक का जो हमें अवशेष मिला है, साक्ष्य मिला है वो तुम्हारे से मिला है, पाकिस्तान पड़ता है। और सिंदूर है, सिंदूर में मेहरगढ़ है और नौशेर से हमें सिंदूर के प्रमाण मिलते हैं। कॉर्नेलियम और गोमेद का हार, कर्णफूल, ताम्रपत्र ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मतलब ये कहते हैं कि दास प्रथा थी यहाँ पर। और दास प्रथा अगर थी यहाँ पर मतलब इस बात का समर्थक कौन करते हैं, यहाँ पर दास प्रथा थी तो इस बात का समर्थक करते हैं चाइल्ड। ठीक है, गार्डन चाइल्ड थे और वहीलर। ठीक है, ये दोनों इस बात का समर्थन करते हैं और उसका खंडन भी करते हैं लोग। खंडन से मतलब वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई यहाँ पर दास प्रथा नहीं हुआ करती। इस बात का खंडन कौन करते हैं, एस आर राव और आर एस शर्मा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर सती प्रथा थी। मतलब लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर सती प्रथा थी। किस आधार पर कहते हैं यहाँ, तो ये कहते हैं युगल समाधान प्राप्त हुए हैं यहाँ से। इस कारण यहाँ पर मतलब युगल समाधान मतलब एक पुरुष है और एक जो उसकी पत्नी हुआ करती थी। जब पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। युगल समाधान प्राप्त हुए में इस कारण इसको युगल समाधान सती प्रथा के प्रमाण में यहाँ से मिलते हैं। तो इसमें देखिए कालीगंगा से एक युगल समाधान प्राप्त हुआ है और लोथल से 3 हुआ है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं साथ साथ। और आपको बता दूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स रहने वाले हैं और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। तो बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता सामाजिक जीवन में देखिए मनोरंजन। यहाँ मनोरंजन का साधन क्या था प्रमुख रूप से, तो खेल हुआ करता था, आखेट हुआ करता था। ठीक है, खेल में देखिए तो पासा खेल के हमें कहाँ से प्रमाण मिलते थे। पासा खेल है ना, पासा होता है ना, आपने भी देखा होगा, पासा खेल देखा होगा। पासा खेल का जो बोर्ड है, पासे का बोर्ड है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। पासे के फलक होते हैं ना वो मोहनजोदड़ो से, और पासे एक पासा है ना वो कालीगंगा से भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, आकेट में देखिए तो तीर व भाला के प्रमाण में यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आकेट हुआ करते थे ये लोग। स्टेडियम के हमें प्रमाण मिले हैं धोलावीरा और जूनी कुलन से। ठीक है, स्टेडियम के हमें प्रमाण मिले यहाँ से। उसके बाद देखिए ये लोग ना शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। ठीक है, नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। सीधी सी बात बता दूँ कि जैसे आज की सभ्यता बस रही है ना वैसे ही लोग पहले हुआ करते थे। आज भी शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग, बहुत सारे लोग हैं ना वो मांस वगैरह भी खाते हैं और शाकाहारी भी बहुत है। तो इस कारण ये आज की तरह ही थी, पहले नगरों में पहले भी रहते थे, आज भी रहते हैं ग्रामीण में। ठीक है, फिर देखते हैं समाधान प्रणाली। यहाँ पर समाधान प्रणाली कैसी, समाधान मतलब यहाँ पर मतलब इसका अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाता था वो देखते हैं। तो सर्वाधिक प्रचलन, ठीक है, इसका सर्वाधिक प्रचलन था और इसका जो मतलब समाधान में जो इसका जो जिस व्यक्ति की मृत्यु होती थी उसका सिर है ना वो उत्तर दिशा की ओर किया जाता था। अब आंशिक समाधान है ना, आंशिक समाधान वो कहाँ से प्राप्त हुए, देखिए बावलपुर और कालीगंगा से। कलश समाधान है ना, मतलब कलश के साथ दफनाया जाता था ना वो हमें सुरकोटला, मोहनजोदड़ो और कालीगंगा से भी प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम पूर्व समाधान के अपवाद। अपूर्ण समाधान जैसे ये समाधान है, ठीक है, इस ये मतलब उत्तर दिशा में करते थे, ये तो मतलब पूरी सभ्यता में प्रचलन था ही। इसके अपवाद मिलते हैं हमें, जैसे कालीगंगा सभ्यता है,
तो दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो पूर्ण समाधान की अपवाद मिले वो कालीगंगा से। कालीगंगा में सिर वो दक्षिण दिशा की, देखिए पूरी सभ्यता में वैसे प्रचलन था उत्तर दिशा की, लेकिन यहाँ पर कालीगंगा में दक्षिण सिर जो दक्षिण दिशा से इसके अपवाद मिलते हैं। मतलब ये अपवाद याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। लोथल है ना, लोथल इसमें जो सिर है ना वो पूर्व दिशा की और रोकड़ में सिर पश्चिम दिशा की। ये अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए ये प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी है वो याद रखने के लिए। जब कालीगंगा से अंडाकार कब्र प्राप्त हुई है यहाँ से, और खोपड़ी में 6 छेद, खोपड़ी में 6 छेद वाली अंडाकार कब्र प्राप्त हुई है कालीगंगा से, और जिससे अनुमान लगाते हैं कि यहाँ शल्य चिकित्सा हुआ करती थी। मतलब पहले के लोगों को सिंधु घाटी लोगों को मतलब वो ऑपरेशन करने का भी मतलब ज्ञान था इनको। फिर देखिए यहाँ कुत्ते के साथ व्यक्ति को दफनाया जाता था, कुत्ते के साथ व्यक्ति को दफनाया गया था, वो उसके अवशेष में ऊपर से प्राप्त होते हैं, ठीक है, ऊपर से। उसके बाद हड़प्पा से कब्र मिली है, वो R 37 है, ठीक है ना, ये 37 R 37 आकार की और ऐसा आकार की, ठीक है ना, इस प्रकार की हड़प्पा से कब्र मिली है, लकड़ी की पेटी में दफनाया गया, सब हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए कालीगंगा सभ्यता का जो आर्थिक जीवन है वो किस प्रकार का, आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। तो यहाँ पर कृषि कैसे होती थी, पशुपालन करते थे लोग, शिल्प उद्योग कैसे थे, व्यापार वाणिज्य कैसे किस प्रकार करते थे वो हम देखेंगे। तो ये उनके 4 पॉइंट है, ठीक है। कृषि देखिए, कृषि में जुताई बुआई सिंचाई और संग्रहण प्रणाली कैसी थी ये अगले देखेंगे अभी अगले पेज में। और यहाँ पर गाय पशुपालन है ना, उसमें गाय के साथ से ऊँट हाथी साइनो एक सिंग वाला गेंडा होता था, गेंडे का जो नाम है अंग्रेजी में वो उसको साइनो बोलते हैं। तो ये किस प्रकार के थे हम देखेंगे। शिल्प उद्योग में देखिए, उद्योग में सूती वस्त्र किस प्रकार था, मन का उद्योग, दासन उद्योग था, शिल्प उद्योग, पत्र उद्योग, ये किस प्रकार के थे वो हम आगे देखेंगे अभी। और कच्चा माल में तीन चांदी सोना चिकित्सा कार्नेलियम में पत्र हुआ करता था, फिरोजा हम देखेंगे अभी अगले वीडियो में। देखिए उसके बाद हम देखते हैं कृषि, ठीक है। पहले कौन बात है कृषि, मतलब अर्थव्यवस्था की कैसी थी। इनका जीविका निर्वाह का प्रमुख साधन था, रोजगार का मुख्य जो साधन था ना वो कृषि हुआ करता था। जैसे आज भी हम देखते हैं तो आज भी सबसे ज्यादा कृषि की जाती है भारत में। तो आज की तरह ही पहले भी जीवन निर्वाह की एक प्रमुख साधन था वो कृषि हुआ करता था। अब कृषि देखिए, जुताई, कृषि में 1 नंबर पॉइंट पर देखते हैं जुताई, ठीक है, 1 नंबर पॉइंट है जुताई। जुताई किस प्रकार करते थे, तो लकड़ी का हल हुआ करता था, हल है ना, वो लकड़ी का हुआ करता था। पहले ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे, हल से मतलब जो बैल होते थे, बैलों के पीछे जो हल जोड़ करके और जो है ना जुताई करते थे। तो लकड़ी के हल प्राप्त हुए, लकड़ी का हल कालीगंगा से मिला है। मिट्टी का हल बनावली से प्राप्त हुआ है, मिट्टी का हल खंडित होकर वो मौजूद से प्राप्त हुआ और मिट्टी का हल ना वो गनेरीवाल से में प्राप्त होता है, ठीक है, इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं जुताई है ना, वो समकोण पर जुते हुए खेत मिलते हैं यहाँ से। समकोण पर मतलब एक साथ 2 फसल लिया करते थे। देखिए इस प्रकार ये हो गया, ठीक है, लंबवत। और इसके बाद में ये इस प्रकार को खेती किया करते थे, तो ये समकोण हो गया, ठीक है। एक दूसरे को 90 डिग्री काटते हैं ना, ये देखिए 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये समकोण काटते हैं, इसको ग्रिड पद्धति बोलते हैं, ठीक है। सड़कें भी इसी प्रकार बनाई गई थी, हमने पीछे पढ़ा वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार में तो ये सरसों बो देते थे, और इस प्रकार में यहाँ पर ये चना बो देते थे। सरसों से यानी दो खेती ना वो एक साथ लिया करते थे। अब बुआई की बात करते हैं, बुआई ना रबी और खरीफ की फसलें लिया करते थे ये लोग। मुख्य फसल थी ना उनकी, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुख्य फसल थी वो गेहूं जो हुआ करती थी, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा से बताया ना, यहाँ से हड़प्पा स्थान है, पहला स्थल खोजा गया, वहाँ पर तिल मटर व खजूर के हिसाब से मिलते हैं। इसके बाद देखिए गेहूं की 3 किस्में प्राप्त हुई है यहाँ से। एक तो जो ट्रिटिकम है और कंपेटिकम है, ठीक है, और एक सफरोकोकम, ठीक है। ये सभी किस्में जो गेहूं की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, याद रखिए, कॉलेज में लिख लीजिएगा आप भी। मोहनजोदड़ो देखिए, अब 3 किस्में कहाँ से प्राप्त हुई है गेहूं की, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से, ठीक है। उसके बाद देखिए जो इनका साधन हुआ करता है, इसके साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन हम आगे देखेंगे भी। चावल के में देखिए जो साक्ष्य मिलते हैं वो लोथल से, और लोथल है ना, लोथल से धान की चक्की हुआ करती है, वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया लोथल के साथ। लेकिन अब यहाँ पर देख लीजिए, लोथल से में धान की चक्की प्राप्त हुई है। रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है, ठीक है। चावल को बोलते हैं तो धान की भूसी में हुई है रंगपुर से। और हुलास यूपी में पड़ता है, हुलास जो दूसरा पूर्वोत्तर मसल है ना वो हुलास है, यूपी में, ठीक है। इसमें खेती के प्रमाण में, चावल की खेती के प्रमाण में देखिए दोस्तों, आज भी हम खेती से चावल की बात करें तो ये गंगा यमुना और ये जो क्षेत्र है वहीं पर सब नदियों वाले क्षेत्र है, वहीं पर खेती होती है। तो उस समय भी वहीं पर हुआ करती खेती इसकी। तो बाजरे की बात करते हैं। अब बाजरा है ना, बाजरा कालीगंगा से, लोथल से सुरकोटा, हड़प्पा, रंगपुर और जो रोकड़ी है यहाँ से हमें बाजरे के प्रमाण मिलते हैं। अब देखिए सिंधु घाटी जो यहाँ पर कपास है, कपास की बात करते हैं। कपास को यहाँ सिंधल कहा जाता था। तो सिंधल क्यों कहते थे, देखिए अभी बात करते हैं, यूनानी द्वारा सिंधल कहा गया इनको। यूनानी लोग ना वो व्यापार करते थे, व्यापार के साथ कपास ले जाया करते थे यहाँ से। तो मतलब यहाँ के लोग निर्यात करते थे, ठीक है, कपास का। तो यूनानी ने इसको सिंधल की संज्ञा दी, ठीक है, कपास को। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती ना सिंधु घाटी सभ्यता में की गई थी, इसके प्रमाण मिलते हैं, सिंधु क्षेत्र में की गई थी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें सिंचाई प्रणाली कैसी थी, सिंचाई प्रणाली, ठीक है, सिंचाई कैसी हुआ करती थी, प्राकृतिक सिंचाई थी और कृत्रिम सिंचाई थी। उसी प्रकार जैसे आज होती है उसी प्रकार पहले हुआ करती थी। वैसा मानसून पर निर्भर थी, खरीफ की फसल होती थी मानसून के समय। उसके बाद देखते हैं हम जो कृत्रिम थी, वो कृत्रिम सिंचाई बलूचिस्तान में बांध के प्रमाण मिलते हैं, सोटोगे में नहरों के प्रमाण मिलते हैं, धोलाविया में जलकुंड मिले, जलकुंड कुएं तालाब ये सब वहाँ पर धोलाविया मिले, धोलाविया उजागर करता है। और जलकुंड है ना, ये जल संरक्षण की एक सर्वश्रेष्ठ विधि है, ठीक है, जलकुंड वाली। तो ये भी वहाँ पर लादिनो वहाँ पर कुएं के हिसाब से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद देखिए अनाज संग्रहण, यानी लोग है ना वो जो अनाज खेती निकाल करके मतलब खेती से जो धान वगैरह वो निकाल करके घर पर लाते थे, तो वो किस प्रकार का संग्रहण करते हैं। जैसे आज हम कट्टे बोरी में जो धान का संग्रहण करते हैं, उसी टाइम उस प्रकार की संग्रहण पद्धति थी वहाँ पर। तो वहाँ पर अनागार बनाए जाते थे, अनागार, ठीक है। अनागार एक बड़ा भवन होता था, उसके अंदर यहाँ पर वो जो अपना धान है वो डाल देते थे। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो इन सबसे हमें अनागार के साक्ष्य मिलते हैं। और ये सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसकी सबसे बड़ी इमारत हुआ करती थी, जो अनागार सबसे बड़े बनाए जाते थे, ठीक है। सबसे बड़ा जो स्थापत्य था ना वो लोथल का बोधीवाड़ा है, ठीक है। बोधीवाड़ा मतलब एक बंदरगाह बोल सकते हैं बोधीवाड़ा को। तो ये बंदरगाह हुआ करता था, ठीक है, बंदरगाह ये बंदरगाह ना लोथल से प्राप्त हुआ बड़ा बोधीवाड़ा, ठीक है। स्थापत्य सबसे बड़ा स्थापत्य सिंधु घाटी सभ्यता था, तो लोथल का बोधीवाड़ा था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो सामाजिक जीवन पर सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें एक पॉइंट देखते हैं पशुपालन। यहाँ पर पशुपालन किस प्रकार का था, पशुपालन देखिए जीवन निर्वाह का दूसरा साधन था वो पशुपालन था। अब देखिए आज के समय भी कृषि के बाद में पशुपालन करते हैं लोग, तो आज के समय भी दूसरा साधन वो पशुपालन, उस समय भी दूसरा साधन था वो पशुपालन था। पशुपालन के प्रमुख केंद्र देखिए कौन से, देखिए एक तो शिकारपुर गुजरात में पड़ता है और एक नेसली पाकिस्तान, ये प्रमुख केंद्र हुआ करते थे पशुपालन के। अब उसके बाद देखते हैं गाय, गाय से लोग परिचित नहीं थे, ठीक है, गाय वगैरह ये नहीं जानते थे। अब घोड़े से ये परिचित नहीं थे, लेकिन कुछ स्थानों पर इसके अवशेष जरूर प्राप्त हुए हमें। देखिए राणा घोड़े में घोड़े के दांत प्राप्त हुए, सुरकोटा से कंकाल तंत्र मिला है घोड़े का, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊँट है ना, ऊँट के साथ में कालीगंगा से सुरकोटा से हड़प्पा से मिले, ठीक है। हाथी और हाथी के साथ से हड़प्पा से और गुजरात से प्राप्त होते हैं, ठीक है। राइनो एक सिंग वाला गेंडा होता है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। राइनो एक सिंग वाला गेंडा, इसके साथ से वो आमरी से प्राप्त होते हैं, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार एवं वाणिज्य। अब व्यापार नीति की शुरुआत समझ सकते हैं, व्यापार यहाँ पर चीन की सभ्यता हुआ करती थी, ठीक है, चीन की सभ्यता। तो चीन की सभ्यता के साथ यहाँ पर व्यापार नहीं हुआ करता, कारण था कि यहाँ पर पहाड़ वगैरह नदियाँ वगैरह होने के कारण ये दुर्गम रास्ता हुआ करता था, तो इस कारण यहाँ पर व्यापार नहीं करते थे ये लोग, ठीक है। इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे, जंगली मार्ग से। देखिए यहाँ पर ये मेसोपोटामिया सभ्यता यहाँ पर, और ये इस प्रकार यहाँ व्यापार करते थे। गुजरात में लोथल वगैरह यहीं पर तो बंदरगाह, तो सबसे ये पश्चिमी स्थल है वो जो सुल्तानगढ़ है, तो यहाँ से ये व्यापार करते थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिस्र के साथ व्यापार करते थे, उसका स्थल देख सकते हैं आप। तो ये मेसोपोटामिया सभ्यता है, इसके साथ इससे होकर के ये इस प्रकार यहाँ पर मिस्र आते थे, तो मिस्र सभ्यता से व्यापार किया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं व्यापार। व्यापार किस प्रकार करता था, तो व्यापार ना बाह्य व्यापार हुआ करता था और आंतरिक व्यापार। आंतरिक मतलब देखिए इसका पॉइंट समझिएगा, जैसे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, और ये दूसरी सभ्यता होगी मिस्र सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ही मतलब स्थल थे, अन्य महत्वपूर्ण स्थल है। तो लोथल से मतलब जैसे लोथल से सुल्तानगढ़ हो गया, लोथल से कालीगंगा हो गया, तो ये सब अंदर के अंदर व्यापार भी करते थे और दूसरे देशों के साथ मतलब दूसरी सभ्यताओं के साथ भी व्यापार किया जाता था। मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार व्यापार थे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद स्थल
और स्थल मार्ग था और एक जल मार्ग था। दोनों जल मार्ग मैंने बताया आपको, जैसे मौसम में बताया, यहाँ पर देखिए जल मार्ग है, सॉरी ये जल मार्ग से करते थे और स्थल मार्ग से भी करते थे, ठीक है। इसका देखिए स्थल मार्ग, जल मार्ग की बात करें तो जल मार्ग से इसका जो अधिक होता था, अब जल मार्ग से इसका व्यापार है वो अधिक हुआ करता था, सर्वाधिक मेसोपोटामिया के साथ हुआ करता था, ठीक है, सर्वाधिक मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ हुआ करता था। इसको सुमेरियन अक्कड़ व दजला फरात जो यूफ्रेटिस है वो भी बोलते हैं, इसको मेसोपोटामिया सभ्यता, ठीक है। क्या बोलते हैं, सुमेरियन सभ्यता भी बोलते हैं इसको, अक्कड़ सभ्यता बोलते हैं, और दजला फरात नदियों के किनारे इसको दजला फरात, और अंग्रेजी में इसको यूफ्रेटिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्थल मार्ग से अन्य जो मध्य एशिया से किया जाता था व्यापार, मिस्र से किया जाता था, क्रीट से किया जाता था, तो व्यापार के प्रमुख स्थल थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था, व्यापारी थी, ठीक है। अर्थव्यवस्था यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो अर्थव्यवस्था का मूल आधार था वो व्यापार था। अब देखिए प्रमाण, जो मेसोपोटामिया सभ्यता इससे क्या क्या प्रमाण मिलते हैं, तो इसमें ये प्रमाण देखिए सोगेन लेख है, सोगेन लेख है, मतलब अभिलेख मान लो आप, इस प्रकार आज के समय में अभिलेख मान लो, इसी याद से रखेंगे। अभिलेख से हमें क्या क्या प्रमाण मिलते हैं कि जो मेलुहा है, मेलुहा ये सिंधु सभ्यता में स्थित है, और यहाँ से जो व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। मकान अथवा जो सॉरी मकरान अथवा ओमान, यहाँ से मकान एक शहर है, वहाँ ये किसमें पड़ता है, ओमान में मकान पड़ता है, वहाँ से हमें व्यापार करते थे। और दिलमुन ये हाथियों का देश कहलाता है, स्वच्छ देश कहलाता है, सूर्य का देश कहलाता है, ठीक है। यहाँ से भी व्यापार किया करते थे। मेसोपोटामिया में से हड़प्पाई मोहर है, आपको ये देखिए हड़प्पाई मोहर है ना, इसमें देखिए पूरे किस लघु से सुमेर, नुपुर, उमा, ये सब स्थान है ना, ये मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत हुआ करते थे, ये सब शहर। तो यहाँ से हमें हड़प्पाई मोहर प्राप्त हुई है, यहाँ से इन लोगों को भी दिए। और है ना, और उससे देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे हमें कार्नेलियम हार प्राप्त हुए, कार्नेलियम हार ना पत्थर के हार हुआ करते, वो हार प्राप्त हुए, सिंधु घाटी सभ्यता के थे ये, और ताम्र श्रृंगारदान हमें प्राप्त हुए हड़प्पा के थे, ठीक है। ये हड़प्पा के हमें कहाँ से प्राप्त हुए, मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया का एक शहर है, और वहाँ से हमें ये सब चीजें प्राप्त हुई, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से बाहर जो व्यापार साक्ष्य है वो किस प्रकार मिले हमें, देखिए बंदरगाह से हमें साक्ष्य प्राप्त होते, बंदरगाह से किया जाता था व्यापार, ठीक है। तो लोथल का गोदीवार है ना, ये मैंने बताया सबसे बड़ा स्थापित था, ठीक है। मेसोपोटामिया की जो मोहर है वो मिली है, जिसे देखिए फारस मोहर, इसको हम फारस मोहर भी कह सकते हैं, ये बेलनाकार आकृति की थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेसोपोटामिया की जो मोहर है वो बेलनाकार मोहर थी, और नाव चित्र मोहर भी, जैसे मतलब एक मोहर थी उसमें नाव का चित्र भी अंकित किया गया था, नाव के मॉडल भी प्राप्त हुए हमें यहाँ से लोथल से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अन्य स्थल देखिए, ये तो बगतराव किम सागर के किनारे गुजरात में पड़ते हैं। ये देखिए गुजरात में कौन से स्थल है, बगतराव किम सागर के अंतर्गत है, प्रभासपट्टनम नदी है, उसके किनारे स्थित है प्रभासपट्टनम, ये गुजरात में है। मेघम है, इससे भी व्यापार हुआ करता है, ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। फिर देखिए पाकिस्तान में जो व्यापारिक स्थल थे वो देखिए अल्लाह डाबरकोट है, बालाकोट है, सुल्तानगढ़ और सुरकाको है, ये सब है पाकिस्तान के जहाँ से व्यापार हुआ करता था, बाह्य व्यापार हुआ करता था। आप याद रखिए, समझ सकते हैं, देखिए बाह्य व्यापार की बात कर रहे थे हम, तो ये सब बाह्य व्यापार स्थल थे, ठीक है। उसके बाद देखिए हड़प्पा से जो मेसोपोटामिया मोहर है वो नहीं मिली, हड़प्पा से मेसोपोटामिया की मोहर तो नहीं मिली है, लेकिन देखिए मोहर चिन्ह हड़प्पाई मोहर पर जरूर अंकित हुए हैं। देखिए अब जैसे हड़प्पा देखिए ये है, मतलब मेसोपोटामिया की मोहर, ये है सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में ये मोहर तो प्राप्त नहीं हुई, इस प्रकार मोहर तो प्राप्त नहीं, लेकिन इस मोहर के जो चिन्ह थे ना वो इस मोहर पर जरूर अंकित किए गए थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया से कहीं ना कहीं संबंधित थी, ठीक है। उसके बाद देखिए आयात, यहाँ पर मतलब आयात का मतलब क्या हो गया, आयात और निर्यात समझते हैं। यहाँ पर मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या क्या मंगवाते थे दूसरे देशों से, वो देखते हैं, उसको आयात कहते हैं, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पर आती थी ना, मतलब व्यापार के लिए यहाँ पर लोग लेकर आते थे वहाँ के लोग, तो वो आयात हो गई। जैसे क्या चीज़ मछली आती थी, अनाज आता था, कच्चा ऊन, चांदी, ये सब आयात किया करते थे लोग, निर्यात क्या करते थे, मतलब जो चीज़ें बेचते थे दूसरे देशों में जो बेचते थे ना वो क्या कहते थे, सोना, तांबा, कार्नेलियम, लाल पत्थर हुआ करता था, ये कार्नेलियम, ठीक है, याद रखिएगा। लाजवट मणि है, ठीक है, खजूर, कपास, अतिरान की सामग्रियाँ, शंख, ये सब निर्यात करते थे। उसके बाद देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का शिल्प उद्योग। दोस्तों ये शिल्प उद्योग पढ़ेंगे हम कल, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन पढ़ लिया, जो सामाजिक जीवन है वो पढ़ लिया, और इनके जो आय के प्रमुख साधन थे वो वगैरह हमने पढ़ लिया, व्यापार किस प्रकार किया करते थे वो पढ़ लिया हमने, सिंचाई प्रणाली, बुआई वगैरह, जो पशुपालन है वो हम सब कुछ पढ़ लिया, आर्थिक जीवन कंप्लीट कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो अगले वीडियो में देखिए, अगले वीडियो में शिल्प उद्योग पढ़ेंगे। शिल्प उद्योग आप किस प्रकार देख सकते हैं, सजाया हुआ एकदम बढ़िया तरीके से सुव्यवस्थित किस प्रकार से है, अन्य स्थल को किस प्रकार से, जो मतलब अन्य उद्योग थे वो किस प्रकार के थे, और जो जैसे लिमान पत्र उद्योग है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से कच्चा माल किस प्रकार हुआ करता था, और धार्मिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता का पढ़ेंगे दोस्तों। आप अगले वीडियो मिलेगा जरूर। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए, और वीडियो दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ फायदा मिल सके। और दोस्तों बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक सब्सक्राइब करने से बहुत कुछ होगा आपकी। और ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।